दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजें या आविष्कार क्या है? हमारी तरक्की के मामले में दो खोजें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली है आग की खोज और दूसरा खेती की शुरुआत। इन दोनों ही खोजों ने हमारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। जब हमारे पूर्वज आग पर नियंत्रण करना सीख चुके थे और खेती करके अन्न उगाकर उस अन्न को आग पर पकाकर अपना पेट भरने लगे थे, तो हमने शिकार की तलाश में भटकना छोड़ दिया और एक जगह ठिकाना बनाकर रहना शुरू कर दिया। यानी यहीं से हमारे घर बनाकर रहने की शुरुआत भी हो गई होगी। इससे पहले तक हम सिर्फ पक्षियों को ही खूबसूरत घर बनाकर रहते हुए देखते होंगे, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर हमने घर बनाने के मामले में पक्षियों को पीछे छोड़ दिया और वर्तमान में हम पहाड़ों पर, नदियों पर, यहाँ तक के समुद्रों में भी घर बनाने लग गए हैं। लेकिन हम इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे अनोखे घर हैं इग्लू। दोस्तों, घर का सबसे मुख्य काम होता है हमें बारिश और ठंड से बचाना, लेकिन इस मामले में इग्लू के बारे में सुनना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये घर पूर्णतः बर्फ से ही बने हुए होते हैं और बर्फ तो ठंडी होती है। तो फिर आर्कटिक, अंटार्कटिका और अलास्का के क्षेत्रों में रहने वाले लोग इन इग्लुओं में क्यों रहते हैं? बर्फ से बने इन घरों में रहने वाले लोगों को तो ठंड के कारण जम जाना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने कठोर ठंडे तापमान में भी इग्लू इसमें रहने वाले लोगों को गर्म कैसे रखता है। दोस्तों, आर्कटिक जैसी कठोर जलवायु पृथ्वी पर कहीं और देखने को नहीं मिलती। सर्दियों में यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिस कारण यहाँ सब कुछ जम जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों की जनजाति को एस्किमो कहा जाता है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। ये लोग लगभग 5000 सालों से ऐसे ही माहौल में रहते आ रहे हैं। जाहिर है कि खून जमा देने वाली सर्दियों में रहने के लिए सबसे पहले हमें एक घर की आवश्यकता होती है जो हमें गर्म रख सके। लेकिन मुसीबत ये है कि इस इलाके में इतने जंगल नहीं है जहां आसानी से लकड़ी मिल जाए और यहाँ रहने वाले लोग कोई झोपड़ी आदि बना ले। यहाँ तो सिर्फ एक ही वस्तु आसानी से मिल पाती है और वो वस्तु है बर्फ़। यहाँ रहने वाले एस्किमो लोगों ने इस बर्फ़ के 50 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार बना रखे हैं, जिससे वो बर्फ़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने रेतली, दोमट या चिकनी मिट्टी आदि नामों से मिट्टी के प्रकार बना रखे हैं। वैसे कोई नहीं जानता कि पहला इग्लू यानी बर्फ़ का घर किसने और कब बनाया, परंतु माना जाता है कि करीब 5000 साल पहले ही इस तरह के घर बनने शुरू हो गए थे। ये बर्फ़ के घर हमें गर्म कैसे रखते हैं, ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमें सर्दी लगती ही क्यों है। देखा जाए तो सर्दी जैसा कुछ नहीं होता। सर्दी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती। हमारे शरीर का तापमान सामान्य परिस्थितियों में 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब ऊष्मा का एक नियम है कि ये अधिक तापमान से कम तापमान की ओर बहती है। जब हमारे शरीर की तुलना में बाहरी मौसम कम गर्म होता है, तो हमारे शरीर की ऊष्मा या गर्मी हमारे शरीर से वायुमंडल की ओर बहना शुरू कर देती है, जिस कारण हमारे शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है और हमें सर्दी महसूस होना शुरू हो जाती है। जब हम गर्म या मोटे कपड़े पहनते हैं तो ये कपड़े हमारे शरीर की गर्मी को ही बाहर निकलने से रोकते हैं। इसी कारण गर्म कपड़ों में हमें ठंड नहीं लगती। वहीं पतले कपड़े हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकने में काफ़ी हद तक विफल रहते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु को गर्म करने या रखने के 3 तरीके होते हैं। पहला है कन्वेक्शन, दूसरा कंडक्शन और तीसरा रेडिएशन। और ये तीनों ही तरीके किसी इग्लू को गर्म रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। पहले हम गर्म रखने के इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, फिर अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कन्वेक्शन प्रक्रिया में जब हम किसी तरल पदार्थ को गर्म करते हैं तो उस तरल के अणु गर्म होने के कारण कम घनत्व के हो जाते हैं, जिस कारण वे हल्के होकर ऊपर की ओर उठते हैं। वहीं तरल के ठंडे अणु भारी होने की वजह से नीचे आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत चूल्हे पर रखा पानी गर्म होता है। गर्म पानी हल्का होकर ऊपर जाता रहता है और ठंडा पानी नीचे आकर गर्म होने लगता है। यही कारण है कि चूल्हे पर रखा पानी एक समान गर्म होता है। वहीं आपने देखा होगा कि बाल्टी में टांगने वाली इमर्शन रोड से पानी गर्म करने पर बाल्टी के नीचे का पानी ठंडा ही रह जाता है, क्योंकि रोड पानी को ऊपर से गर्म करती है, जिस वजह से पानी के गर्म हुए
हल्के अणु ऊपर ही रहते हैं और भारी एवं ठंडे अणु नीचे। वहीं अगर हम कंडक्शन की बात करें तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा उच्च तापमान से कम तापमान की ओर बहती है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी लोहे की रोड के एक सिरे को आग से गर्म करते हैं तो रोड का सिर्फ वही सिरा गर्म नहीं होता, ऊष्मा रोड में बहते हुए गति करके रोड के दूसरे सिरे को भी गर्म करने लगती है। धातुएं ऊष्मा की बहुत ही बेहतर कंडक्टर होती हैं क्योंकि इनमें अणुओं का घनत्व बेहद अधिक होता है। इसके विपरीत हवा के अणुओं के बीच कम घनत्व होने के कारण हवा ऊष्मा की बुरी कंडक्टर होती है। रेडिएशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा स्थानांतरित होती है। उदाहरण के लिए सूरज की किरणों से मिलने वाली ऊष्मा हमारी पृथ्वी के हर हिस्से में स्थानांतरित होकर ही पृथ्वी को गर्म रखती है। जब कोई इंसान इग्लू के अंदर होता है तो उस इंसान के गर्म शरीर की गर्मी लगातार बाहर निकलती रहती है और शरीर से निकली ये गर्मी कन्वेक्शन प्रक्रिया के द्वारा पूरे इग्लू के अंदर फैल जाती है। यानी गर्म अणु ऊपर की ओर जाते हैं और ठंडे अणु नीचे, फिर ठंडे अणु भी गर्म होकर ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। लगातार चलती इस क्रिया से इंसान के शरीर की गर्मी इग्लू में चारों ओर फैल जाती है। यानी इग्लू धीरे धीरे करके बाहरी मौसम की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। अब इग्लू की गर्मी कंडक्शन प्रक्रिया के तहत इग्लू से बाहर निकल सकती है, किंतु इस प्रक्रिया में इग्लू की बर्फ अवरुद्ध उत्पन्न करती है। दोस्तों, जब आप आसमान से गिरने वाली बर्फ को हाथ में लेकर देखोगे तो पाओगे कि इस बर्फ में 95% तक हवा ही होती है, इसीलिए वो बर्फ रुई के समान हल्की होती है। अगर आप इस बर्फ से एक गोला बनाओगे तो भले ही आप उस गोले पर कितना भी दबाव क्यों ना डाल दे, किंतु वो गोला फ्रिज में जमने वाली बर्फ जितना कठोर नहीं बन सकता, क्योंकि इस बर्फ का निर्माण ही हवा के साथ हुआ है और इसे एकदम से दबाकर पूरी तरह से हवा निकालना नामुमकिन ही है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हवा ऊष्मा की अच्छी कंडक्टर नहीं होती, यही वजह है कि इस बर्फ से होकर ऊष्मा नहीं बह पाती। यानी अगर इस बर्फ से इग्लू का निर्माण किया जाए तो इग्लू के अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाएगी और इग्लू गर्म रहेगा, किंतु आसमान से गिरने वाली ये बर्फ इतनी नाजुक होती है कि इससे इग्लू का निर्माण संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर पानी से जमी हुई बर्फ बेहद भारी होती है। इस बर्फ के 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे टुकड़े का वजन ही 1000 किलोग्राम तक हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर हवा काफी कम होती है, जिस वजह से इसके अंदर से ऊष्मा आसानी से बाहर निकल सकती है। यानी इग्लू बनाने के लिए सही बर्फ का चुनाव किया जाना बेहद जरूरी होता है। एस्किमो लोग इसके लिए बड़ी खोजबीन करते हैं और वो सतह पर जमी उस बेहतरीन बर्फ को ढूंढते हैं जो इतनी सख्त भी हो कि उससे एक मजबूत इग्लू बनाया जा सके और उस बर्फ में पर्याप्त मात्रा में हवा भी मौजूद हो ताकि वो हवा इग्लू के अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक सके। ऐसी बर्फ को खोजकर उसे ईंटों के रूप में काटा जाता है और इन ईंटों को एक के ऊपर एक रखकर इग्लू का निर्माण किया जाता है। इग्लू की संरचना इस तरह से जंजीर नुमा बनाई जाती है ताकि इसमें हर और वजन का बराबर समायोजन हो सके और इग्लू को मजबूती मिल सके। वैसे ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इग्लू गर्म होते हैं। वास्तव में ये बाहरी वातावरण के मुकाबले में कम ठंडे होते हैं। अगर बाहरी मौसम में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है तो इग्लू के अंदर का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यानी जब हम बाहर से इग्लू के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमें एक गर्म एहसास मिल सकेगा। वैसे इग्लू के अंदर एक समस्या भी है, वो ये कि हम इग्लू के अंदर लगातार 24 घंटे नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी से इग्लू के अंदर की दीवारें पिघलने लगती है। इसलिए कुछ घंटों तक इग्लू से बाहर निकलना जरूरी होता है ताकि वो पिघली हुई बर्फ फिर से जम सके। बर्फ के बार बार पिघलने और जमने से इग्लू की संरचना को और ज्यादा मजबूती मिलती है। दोस्तों, देखा जाए तो बर्फ से ही खुद को गर्म रखने की ये तकनीक हमसे पहले जानवरों ने सीख ली थी। जैसे पोलर बेयर या ग्राउंड हॉग जैसे जीवों को अक्सर खुद को सर्दी से बचाने के लिए बर्फ की गुफाओं में शरण लेते हुए देखा जा सकता है। वास्तव में हम इंसानों ने अनेकों तकनीकें जानवरों से भी सीखी है। सीखने के मामले में हम इंसान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखते, इसीलिए आज हम इतनी तरक्की कर पाए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।